प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने द्विवेदी युग पर अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम छायावाद पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम छायावाद से तात्पर्य है। छायावाद का समय 1920 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद शब्द के अर्थ के संबंध में विद्वानों ने भिन्न मत दिए हैं, परंतु छायावाद की कोई एक निश्चित परिभाषा तय नहीं हो सकी। इस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे ने अपने निबंधों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनके आधार पर हम छायावाद को समझ सकते हैं। ये 5 विशेषता उनकी है: वैयक्तिकता, मुक्ति का आग्रह, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। इन विशेषताओं के आधार पर हम छायावाद के तात्पर्य को समझ सकते हैं। निश्चित रूप से छायावाद के नामकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आचार्य शुक्ल का तो यहाँ तक कहना है कि बंगला में प्रतीकात्मक आध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा जाता था। अतः उनके अनुकरण पर हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाओं के लिए छायावाद नाम चल पड़ा। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि बंगला में छायावाद नाम कभी चला ही नहीं। सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने व्यंग्यात्मक रूप में इसका प्रयोग किया और स्वयं स्वच्छंदतावादी कवियों ने इसे अपना लिया। माधवी वर्मा का कहना है, देखो माधवी वर्मा क्या कहती है: सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का लक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्ति था और मुझे तो आज ही उपयुक्त लगता है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, लेकिन बाद में उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है। अब हम देखते हैं छायावाद की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। ऐसा कहा है रामकुमार वर्मा ने कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया में आत्मा में पड़ने लगती है तभी ही छायावाद की सृष्टि होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, देखो, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उनका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रेतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का प्रयोग काव्य शैली और पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में किया। अगले जो विद्वान हैं उन्होंने ये छायावाद की परिभाषा क्या दी है, देखो, नगेंद्र ने क्या कहा है, छायावाद सूक्ष्म ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या कहा उन्होंने? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नामवर सिंह ने कहा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अब हम देखते हैं छायावाद के उदय के कारण और परिस्थितियाँ। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का उदय हो रहा था जो पूर्व की काव्य प्रवृत्तियों से भिन्न थी, जो द्विवेदी युग की वस्तुवादी नैतिकतावादी दृष्टि से भिन्न थी। इसी उदित होती नई प्रवृत्ति, जिसे स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म कहा जाता है, छायावाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। प्रथम विश्व युद्ध ने जहाँ साम्राज्यवाद के समूचे ढांचे पर स्थायी और ज़बरदस्त प्रहार किया और 1917 की रूसी क्रांति ने भी संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमाया। भारत में भी इसी दौर पर जन आंदोलनों का सूत्रपात हुआ कि जो हमारे नेता थे उनके नेतृत्व में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इससे पहले तक भारत में ब्रिटिश भारत जो था ना, उसके विरुद्ध जो असंतोष जागृत हुआ, उनके लिए 1916 में गांधी जी के भारत
आगमन के बाद जो कांग्रेस का आंदोलन शहर में रहने वाले शिक्षित उच्च वर्ग से निकलकर जो गरीब, जो किसान, जो मजदूर वर्ग था उनके बीच फैल गया। तो कुछ समय पश्चात तो यह जन जन में व्याप्त हो गया। उनकी इसके साथ ही यह भावना भी प्रबलतम होने लगी कि केवल स्वतंत्रता और मुक्ति ही एकमात्र कविता का लक्ष्य हो गया। इसलिए इस काल की जो एक धारा है वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, जिसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी आदि जो कवि हैं उनका जो साहित्य है उसमें राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। दासता से मुक्ति की यह भावना इतनी प्रबल हो रही थी कि यह केवल राजनीति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि प्राचीन रूढ़ियों, मान्यताओं, रीति रिवाजों से मुक्ति की कामना भी इस युग में उभर रही थी। कि हमारे जो प्राचीन रूढ़ी है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसी परंपराओं से छुटकारा पाने के लिए भी ये कवि सचेत करते हैं। पुनः जागरण से प्रेरित यूरोप के जो स्वच्छंदतावादी साहित्यिक आंदोलन ने भारतीय जो मध्यम वर्ग है उनमें एक चेतना जगाई, संवेदना जागृत की, मुक्ति की इच्छा और छटपटाहट भारत का मध्यम वर्ग इस समय जो कर रहा था, वैसे ही जो तत्कालीन जो यूरोपीय समाज था वैसी भावना उसमें भी मौजूद थी। इसलिए स्वाभाविक था कि एक नई काव्य प्रेरणा प्राप्त हुई और इन कवियों ने जो हमारे समाज की जो दुर्दशा थी उस पर रचना लिखी और अवगत कराया कि जो पराधीनता से छुटकारा प्राप्त करके ही हम कुछ कर सकते हैं। प्रकृति, प्रेम, मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। इस प्रकार छायावाद किसे कहा गया कि जिसमें सूक्ष्मता का वर्णन हो, सौंदर्य का निरूपण हो और नारी का उदात्त सौंदर्य हो। और ज़्यादातर इस युग की जो रचनाएं हैं उसमें आत्म अभिव्यंजना की प्रधानता है। आत्म अभिव्यंजना परक इन्होंने जो रचनाएं जो की थी वह आत्म अभिव्यंजना परक थी, अर्थात व्यक्तित्व की प्रधानता थी। और नारी के प्रति भी इनका जो दृष्टिकोण था बहुत ही उदात्त था, बहुत ही पावन था। और जो रहस्य भावना है वह भी इस युग के कवियों ने अपना ही। और प्रकृति को तो इन्होंने मानव के रूप में चित्रित किया, प्रकृति का मानवीकरण किया और प्रकृति को एक साधारण नायिका के रूप में चित्रित करके उसे बहुत ही उदात्त और पावन रूप प्रदान किया। और इस प्रकार इस युग की जो मूल जो प्रवृत्तियां हैं वह ये है कि ये जो कवि थे उनमें राष्ट्रीयता की प्रधानता थी और वे साधारण जनता में भी राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न करना चाहते थे। इसलिए राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना इस युग में लिखी गई। अब जो इस युग का जो प्रादुर्भाव है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद उस काव्य धारा को कहा जाता है जिसने 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के उत्तरार्ध में हिंदी द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, नीरस नीतिपरकता, भाय अर्थ निरूपक, स्थूल भावाभिव्यंजन के विरुद्ध एक ऐसी स्वानुभूतिमयी सूक्ष्म भाव अनुगामिनी नारी के उदात्त रूप का चित्रण करने वाली कविता लिखी, जिसमें जितना प्रेम इस लोक से है उतना ही आध्यात्मिक लोक से भी है। अब अगली वीडियो में हम छायावाद की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।